प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है मेरे आर केमिस्ट्री क्लास यूट्यूब चैनल पर। यह अपनी क्लास बीएससी प्रथम वर्ष अकार्बनिक रसायन की है, जिसमें हम लोग 3 यूनिट कंप्लीट कर दी है। चौथी यूनिट हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। तो विद्यार्थियों, आपसे मेरा निवेदन, आपसे मेरा अनुरोध और आपसे मेरा आग्रह है कि आप तीनों यूनिट के लेक्चरर्स को ध्यान से देखें, लेक्चरर्स पूरा देखें और उनको समझें, उन पर मनन करें और पीडीएफ की सहायता से अपने नोट्स बनाएं और असाइनमेंट याद करके लिखें। क्योंकि देखने में आ रहा है कि आप लोग हम बना रहे हैं उनको देखते नहीं हैं। तो यदि नहीं देखोगे तो फिर परेशानी आ सकती है। एग्ज़ाम्स इस बार होंगे तो आप लोग ऑनलाइन पढ़ाई करें। राज्य सरकार के आदेशानुसार ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, सभी टीचर्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। तो फिर विद्यार्थियों से भी अपेक्षा की जाती है कि वो इन ऑनलाइन लेक्चर्स को देखें, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री के हों, बॉटनी के हों, जूलॉजी के हों या आनंदम प्रोग्राम हों, सभी में आप पार्टिसिपेट करें। हमारी जो क्लास चल रही है वो एस ब्लॉक एलिमेंट्स की है, जिसमें हमने प्रीवियस में कुछ प्रीवियस क्लास हुई थी, उसमें अंदर हमने डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे इनके कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के, जिसको हम फर्स्ट ए और सेकंड ए कहते हैं। इनकी कंपैरेटिव स्टडीज़ करेंगे और कंपैरेटिव स्टडीज़ के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर फर्स्ट में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपको अच्छा भला पता है कि जब हम फर्स्ट ग्रुप की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ए अर्थात फर्स्ट ग्रुप की, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है और दूसरे का होता है NS2। फर्स्ट में जिसका NS1 है उसका नाम है लीना की रब से फरियाद, और NS2 जिसका है उसका नाम है बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बिल्कुल सही बात है। तो इसी प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और N का मतलब यहाँ मुख्य क्वांटम संख्या है और S इसका बाह्य उपकोष है और 1 इसके बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। ठीक है। और इससे पहले जो विन्यास होगा वो होगा इनर्ट गैस का। एक आवृत S ब्लॉक के क्षार धातु से प्रारंभ होकर के P ब्लॉक के अंतिम तत्व उत्कृष्ट गैस पर समाप्त होता है। ये बात कर रहे हैं हम पीरियड की, आवृत की। तो S1 से स्टार्ट होकर के P6 तक जाता है। S1 एक एल्कली मेटल है और P6 एक इनर्ट गैस है। तो एक पीरियड चलता है और जिसमें 18 ग्रुप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू लॉन्ग पीरियडिक टेबल। वी नो दैट क्षार मेटल तथा क्षारीय मृदा धातुएं उत्कृष्ट गैसों के पश्चात आते हैं। बिल्कुल, जैसे हीलियम के बाद में आते हैं, उसके बाद नियोन के बाद में आते हैं, तथा इन्हीं धातुओं से एक नया आवृत प्रारंभ होता है। इनमें उत्कृष्ट गैसों से क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे हमने बात करी NS1 या NS2 होता है। सेकंड बात करें हम एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता है कि ये सबसे पहले पीरियडिक टेबल के अंदर है। और सबसे पहले हम ये जानते हैं कि लेफ़्ट टू राइट जब हम पीरियडिक टेबल में जाते हैं, इलेक्ट्रॉन एक ही सेल में भरे जाते हैं। और जब एक ही सेल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ जाता है और उत्तरोत्तर परमाणु का आकार वो छोटा होता जाता है। और जब परमाणु का आकार छोटा हो गया तो एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी अपने आप में कम होती जाती है। लेकिन यदि हम लोग फर्स्ट ग्रुप या फर्स्ट ए ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो हर एक वर्ग में जैसे हम नीचे आते हैं वैसे वैसे एक नया कोष जुड़ता है। नया कोष जुड़ता है तो नाभिक से बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस बढ़ती जाती है। डिस्टेंस बढ़ गई तो परमाणु का आकार बढ़ गया, परमाणु का आकार बढ़ गया तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई भी बढ़ गई। तो एक आवृत चूंकि फर्स्ट ए सदस्य से प्रारंभ होता है, कुछ उत्कृष्ट गैसों के अपवादों को छोड़कर ये तत्व आकार में अपने आवर्त में सबसे बड़े होते हैं। क्षार धातुओं के आयनिक त्रिज्याओं के मान इनके परमाणु त्रिज्याओं की तुलना में बहुत कम होते हैं। ये भी बात इम्पोर्टेंट है। क्षार धातुओं के आयनिक त्रिज्याओं के मान परमाणुक त्रिज्याओं से बहुत कम होते हैं। जैसे Na क्षार धातु है और Na+ इसका आयनिक स्टेज है,
तो Na जो है वो तो आ गया हमारे पास। हम कह सकते हैं कि Na के अंदर 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन है और बाह्यतम कोष तीसरे कोष में उपस्थित है। लेकिन जैसे ही तीसरे कोष में से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो तीसरे कोष में एक भी इलेक्ट्रॉन रहता है, बाह्यतम कोष दूसरे कोष में हो जाता है, अर्थात इनर्ट गैस का कंपाउंड बन जाता है। वो इनर्ट गैस के जैसा उसका इलेक्ट्रॉन का विन्यास हो जाता है। तो उसका साइज होता है वो अपने पेरेंटल जो परमाणु आयन होता है उससे काफ़ी कुछ छोटा हो गया। तो NS1 इलेक्ट्रॉन खोने के बाद इसका मुख्य कोष कम हो जाता है और विन्यास होता है वो इनर्ट गैस जैसा हो जाता है और ये स्थायी हो जाता है। सेकंड की बात करें, इलेक्ट्रॉन की तुलना में प्रोटॉन की संख्या में वृद्धि होने से बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों के प्रति नाभिक के आकर्षण बल बढ़ जाता है। प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ जाए, ये भी बात सही है, प्रोटॉन की संख्या यदि बढ़ जाती है तो क्या होगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाएगा तो आकार है वो छोटा हो जाएगा। फर्स्ट ए तत्व का विन्यास NS1 होता है जबकि सेकंड का NS2 होता है, अर्थात अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन उसी NS कक्षक में जुड़ा है। स्वाभाविक है कि एक इलेक्ट्रॉन जुड़ने से नाभिक में एक प्रोटॉन भी जुड़ जाएगा, अतः उसी कक्षक में नाभिक आकर्षण बढ़ जाएगा जिससे इनका आकार घट जाएगा। यही कारण है कि क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणुिक तथा आयनिक आकार क्षारीय धातुओं की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन भी आता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके अपमानों की त्रिज्या में वृद्धि होती है, ये हमने बात कर ली। अब इस टेबल में इस चीज़ को समझते हैं। ये टेबल आपके सामने है, 7.5 नंबर टेबल। क्षार धातुओं की परमाणुिक धात्विक व आयनिक त्रिज्या। एक तरफ हमने ले लिया पिकोमीटर के अंदर परमाणु की आयनिक धात्विक त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या ले ली भी पिकोमीटर में। अब जैसे लिथियम की बात करें तो लिथियम की परमाणुिक त्रिज्या और धात्विक त्रिज्या, एटॉमिक और मेटलिक रेडियस लिथियम की कितनी 152 है। अब लिथियम में से एक इलेक्ट्रॉन यदि हटा देते हैं तो 1s2 2s1, तो 2s अपने आप में कम हो गया, कम होते ही इसका साइज छोटा हो गया, तो आयनिक स्टेज में इसकी जो रेडियस है वो 76 ही रह गई। इसी प्रकार से 186 और 102 हो गया, तो इस प्रकार से ये कम होती जाती है। लेकिन अब यहाँ पर हम फ्रेंशियम की बात करेंगे तो फ्रेंशियम अपने आप में एक रेडियो एक्टिव है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन हम नहीं कर सकते। क्षारीय मृदा धातुओं की बात करें, मृदा धातुओं के अंदर भी वही बात हो जाती है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं तो कोष तो कम होएगा ही होएगा, तो आयनिक रेडियस भी अपने परमाणुिक त्रिज्या की तुलना में काफ़ी कम होती है। लेकिन इन दोनों की यदि तुलना की जाए तो भी इनकी कम होती है। जैसे लिथियम की परमाणुिक त्रिज्या जो है 152 है और बेरिलियम की 152 और 112। तो हम जानते हैं कि एक ही कोष में जब जाते हैं तो परमाणु के एक ही कोष में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। एक ही कोष में जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो नाभिक का आकर्षण बल बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन पर अधिक पड़ता है। अधिक पड़ने के कारण प्रभावी नाभिक आवेश बढ़ता है। प्रभावी के नाभिक आवेश बढ़ता है तो आकार छोटा होता है। तो लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे लिथियम से आगे बेरिलियम जाते हैं, सोडियम से मैग्नीशियम जाते हैं, पोटेशियम से कैल्शियम जाते हैं, रुबिडियम से स्ट्रोंशियम जाते हैं, कैल्शियम से बेरियम जाते हैं। तो देखिए आपके सामने है, आकार छोटा होता जाता है। जैसे यहाँ पर आकार छोटा होने के बाद 152 है, यहाँ 112 है, ये 186 है, ये 160 है, 227 है, 197, 248, 215, 265, 222, मतलब ये कम ही होता जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये है। कारण क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिक आवेश। अब हम बात करेंगे तीसरे, गलनांक, क्वथनांक एवं घनत्व। बड़े आकार के कारण इन धातुओं के ठोस क्रिस्टलों में परमाणुओं का क्लोज्ड पैकिंग नहीं होते। इस कारण समक्ष चार धातुओं को BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल संरचना पाई जाती है। सभी क्षार धातुओं एल्कली मेटल्स में BCC संरचना पाई जाती है, जिसमें प्रत्येक परमाणु अपने अन्य 8 परमाणुओं से घिरा रहता है। इस क्रिस्टल संरचना की संपूर्ण क्षमता 68% ही होती है।
इस कारण क्षार धातुओं के घनत्व काफ़ी कम होते हैं, जो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ते जाते हैं। घनत्व ऊपर से नीचे जाएंगे तो बढ़ेंगे। कुछ धातुओं का घनत्व जल से भी काफ़ी अधिक होता है, परंतु लिथियम, सोडियम व पोटेशियम के घनत्व जल से काफ़ी कम होते हैं। क्षार धातु इतने मुलायम होते हैं, एल्कली मेटल्स सॉफ्ट होते हैं नेचर में, इनको चाकू से काटा जा सकता है। और एल्कलाइन मेटल अपेक्षाकृत अधिक कठोर है तथा इनका घनत्व भी अधिक होता है। ये फर्स्ट ए के वर्ग के तत्वों की तुलना में छोटे आकार तथा अधिक परमाणु भार के कारण है। दोनों ही वर्गों में भारी तत्वों के लिए घनत्व के मानों में तेज़ी से वृद्धि होती है, क्योंकि इन तत्वों के परमाणु भारों में अंतर बहुत अधिक होता है, जबकि उनके आकार में इतना अंतर नहीं होता। इसी प्रकार बड़े आकार के परमाणु के मध्य कमज़ोर आकर्षण बल के कारण दोनों वर्गों के गलनांक क्वथनांक अन्य धातुओं की तुलना में काफ़ी कम होते हैं। क्षारीय मृदा धातुओं के क्वथनांक व गलनांक क्षारीय धातुओं की तुलना में अधिक होते हैं। इसका कारण इनका छोटा आकार व उच्च आवेश घनत्व है। क्षार धातु तथा क्षारीय मृदा धातुओं के घनत्व, क्वथनांक एवं गलनांक के मान क्रमशः टेबल में भी दिए जा चुके हैं। अब बात करें आयोनाइजेशन पोटेंशियल की, तो डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है? आयोनाइजेशन पोटेंशियल सबसे पहले बात करेंगे तो ये गैसीज एटम, जब कोई परमाणु होता है और वो भी गैस की अवस्था का, 1 मोल गैसीय परमाणु, सबसे पहले स्टार्ट यहाँ से करना है हमें। 1 मोल गैसीय परमाणु, तो जब भी हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ठोस अवस्था में कभी नहीं निकालेंगे। ठोस को पहले हम लोग क्या करेंगे, गैस में चेंज करेंगे। तो 1 मोल गैसीय परमाणु के बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। और आयनन ऊर्जा के लिए हम लोग अच्छी तरीके से स्टूडेंट्स जानते हैं कि इसका परमाणु आकार बड़ा होगा, अर्थात जब बड़ा होगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में काफ़ी डिस्टेंस होगी, दूरी होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है वो कम होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को ईजिली वहाँ से रिमूव किया जा सकता है। तो यदि आयनिक त्रिज्या परमाणु त्रिज्या यदि ज़्यादा है तो आयनन विभव, आयोनाइजेशन एनर्जी अपने आप में कम हो जाएगी। सबसे बड़े परमाणु आकार के कारण क्षार धातुओं की आयनन ऊर्जा व विद्युत ऋणता न्यूनतम होती है। समग्र क्षार धातुओं के बाह्यतम NS1 इलेक्ट्रॉन भीतर के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास है, इसलिए इनके प्रथम आयनन विभव के मान बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं। इनके प्रथम आयनन विभव के मान तो बहुत कम होते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इजीली इसमें से निकाले जा सकते हैं क्षार धातुओं में से। लेकिन दूसरा इलेक्ट्रॉन यदि निकालना है तो फिर उसके आयनन विभव बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर ये इन्होंने अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया है। किसी आवर्त में क्षार धातुओं का आकार सबसे अधिक बड़ा होता है और वह अकेला इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पर स्थित है। अतः एक इलेक्ट्रॉन खोकर के स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने या उस इलेक्ट्रॉन के नाभिक से अधिक दूरी पर होने के कारण इनका आयनन विभव के मान किसी भी आवर्त में न्यूनतम होते हैं। किसी भी वर्ग के तत्वों का आकार ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, अतः इसके आयनन विभव घटते जाते हैं। सीजियम के न्यूनतम आयनन विभव के कारण इनका उपयोग फोटोसेल कैथोड के रूप में किया जाता है, हमने पहले डिस्कशन कर लिया। संयोजकता हमेशा +1 +2 होती है। NaCl KCl स्थायी लवण है, लेकिन NaCl2 KCl2 अस्तित्व नहीं रखते। एक इलेक्ट्रॉन निकलने के पश्चात स्थायी NH2 NP6 उत्कृष्ट गैस विन्यास के कारण इन धातुओं के द्वितीय आयनन विभव के मान बहुत अधिक होते हैं। फर्स्ट का तो देख लीजिए, अब लिथियम में फर्स्ट का तो 520, जबकि सेकंड का इतना है, क्योंकि इसने इनर्ट गैस, एक इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये किस में चेंज हो गया, जब 520 किलो कैलोरी इसको एनर्जी दी तो ये हो गया किस में चेंज, लिथियम प्लस में। अब इसको +2 में चेंज करना चाहें तो हमें इतनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि ये अब उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त कर चुका है। तो यही बात है इसमें, और क्षारीय धातुओं के प्रथम द्वितीय आयनन विभव में ये अंतर है। तो क्षारीय धातु मृदा धातुओं के छोटे आकार के कारण तथा 7 या NS इलेक्ट्रॉनों में युग्मित इलेक्ट्रॉनों में से एक इलेक्ट्रॉन खोने के बाद स्थायी विन्यास प्राप्त न कर सकने के कारण इन धातुओं के प्रथम आयनन विभव के मान क्षारीय धातुओं से काफ़ी अधिक होते हैं, जबकि द्वितीय आयनन विभव के मान उनसे काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि अब इसमें द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए स्थायी उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त हो जाता है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि द्वितीय इलेक्ट्रॉन निकलने पर आयन उत्कृष्ट गैस विन्यास ग्रहण करता है, फिर भी इसका प्रथम आयनन विभव द्वितीय की तुलना में अधिक होता है। यह एक धनावेश आयन से निकलता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज हम इतना करेंगे।
बाकी हम नेक्स्ट टाइम में करेंगे विद्युत ऋणताएं मानक अपचयन विभव। आज हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली है। आप लोग इनकी सहायता से PDF की सहायता से नोट्स भी बनाएं, याद भी कीजिएगा और समझिएगा। अपने आप को कोरोना से बचा के रखिए। सरकारी जो एडवाइजरी है उनका पालन करें। सोशल डिस्टेंस, मास्क और सैनिटाइज़र, इन 3 शब्दों का यूज़ करें और इनको मानें और इन्हीं का पालन करें। अपने हाथों को सोप या डिटर्जेंट से कम 20 से 25 सेकंड तक अवश्य धोएं जब आप बाहर से घर आएँ। और घर पे रहें तो आप मास्क ना लगाएं, लेकिन यदि घर से बाहर जाते हैं तो आप मास्क ज़रूर लगाएं। घर में यदि कोई बाई चांस किसी भी प्रकार से कोई कफ या कोल्ड किसी के हैं तो आप मास्क लगाएं। अपने आप की सुरक्षा ही इसका बचाव है। और सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, अपने कैरियर को संवारें। बहुत बहुत धन्यवाद।